हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशंस। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा मीनियर्स डिजीज़। क्या होती है मीनियर्स डिजीज़, ठीक है। आज हम इस पे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि मीनियर्स डिजीज़ क्या होती है, ठीक है। क्या इसका इंट्रोडक्शन होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। मतलब कि जो भी एक एमएसएन का जो पैटर्न होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पैथोफिजियोलॉजी की रिस्क फैक्टर हो गए, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, सब कुछ इसके अंदर हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द मीनियर्स इन 1861। मतलब कि जो एक मीनियर्स नाम का एक साइंटिस्ट था, तो उसने क्या किया कि इसको डिस्कवर किया था। कब किया था? 1861 में किया था, ठीक है। ओके। इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर। मतलब कि किसका डिसऑर्डर है? इनर ईयर का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? इनर ईयर का डिसऑर्डर है। फिर होता है इन विच एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ द एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। जो मतलब कि एंडोलिम्फेटिक जो फ्लूइड होता है ना, उसका क्या होता है? अक्यूमुलेशन होने लग जाता है। कहाँ पे होगा? इनर ईयर में होगा, ठीक है। ये इंट्रो में आप लिखना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। मीनियर्स डिजीज है बैलेंस डिसऑर्डर। मतलब कि एक प्रकार का क्या है? बैलेंस डिजीज है। मीनियर्स डिजीज है बैलेंस डिसऑर्डर। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो क्लाइंट होता है, वो क्या करता है? चल फिर नहीं सकता, स्टैंडिंग पोजीशन नहीं ले सकता, सिटिंग पोजीशन, मतलब कि अपना बैलेंस कर नहीं पाता, ठीक है। मतलब कि बैलेंस उसका डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, अब इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। मीनियर्स डिजीज इज एन abnormal inner ear fluid balance caused by a malabsorption in the endolymphatic sac और blockage in the endolymphatic duct। मतलब कहना क्या चाहता है ये कहना ये चाहता है कि जो मीनियर्स डिजीज होती है उसमें क्या होता है कि जो इनर ईयर होता है उसमें abnormal फ्लूइड का accumulation होने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? कम होने लग जाता है, माल एब्जॉर्प्शन होने लगता है, ठीक है। साथ ही या तो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर ब्लॉकेज हो गया हो। मतलब कि जो हमारे एंडोलिम्फेटिक जो डक्ट है उसके अंदर मतलब कि जो एंडोलिम्फेटिक डक्ट करती क्या है, ये है फ्लूइड को बाहर लेके जाती है। मतलब कि जो भी इनर ईयर का जो फ्लूइड है उसको क्या होती है? बाहर लेके जाती है। अगर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो जो हमारा इनर ईयर है उसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होने लगेगा। ओके। फिर है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। देखिए हाइड्रोप्स का मतलब क्या होता है? वाटर या फ्लूइड, ठीक है। कहाँ पे होगा? एंडोलिम्फेटिक जो सैक है उसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होने लगेगा। इट ऑकर्स बायलेटरली इन अबाउट 20% ऑफ द पेशेंट। मतलब कि जितने भी मीनियर्स के पेशेंट मिले हैं ना, उनके अंदर जो 20% हमें पेशेंट मिले हैं उनके अंदर मीनियर्स डिजीज बायलेटरली पाई गई है। बायलेटरली का मतलब होता है कि दोनों ईयर डैमेज हुआ है उसमें। मतलब कि दोनों ईयर के मतलब जो इनर ईयर है उनके अंदर अक्यूमुलेशन होने लगा है फ्लूइड का, ठीक है। अब इसकी अपन देखते हैं डायग्राम। डायग्राम में आपको देखिए समझ में आ रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए हमारा एंडोलिम्फेटिक सैक है ये। ओके। अब इसके अंदर तो क्या होगा कि फ्लूइड का अक्यूमुलेशन इतना हो नहीं रखा, बट इसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड का अक्यूमुलेशन, ये जो ब्लू 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 कलर का दिख रहा है ना, ये इसके अंदर क्या होगा? जो एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड है इसकी अमाउंट क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक। फिर आते हैं इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या है? इसकी अननोन ईटियोलॉजी है, ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर से ही हम पता लगाएंगे कि अपन को मीनियर्स डिजीज हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। पहला है हाइपर। देखिए जो हाइपर, देखिए कोई भी फ्लूइड बढ़ रहा है तो फ्लूइड बढ़ने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, या सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ठीक है। तो वो अपन लगाते हैं इसके अंदर हाइपर सीक्रेशन, हाइपो एब्जॉर्प्शन या माल एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं ऑफ द एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक है। डेफिसिट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, जो वहाँ की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो परमेबिलिटी वो डेफिसिट मतलब कि कम हो गई है, ठीक है। एलर्जी, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, एलर्जी किसी मतलब कि किसी फूड की वजह से एलर्जी हो गई, कोई एनवायरमेंटल एलर्जी हो गई, तो क्या एलर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हो गया। हार्मोनल इनबैलेंस, बॉडी के अंदर हार्मोनल इनबैलेंस होने की वजह से भी क्या हो सकता है? जो हमारा एंडोलिम्फ है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। मेंटल स्ट्रेस, मतलब कि आप बार बार डिप्रेशन जा रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो इसकी वजह से भी ये चीज़ें जनरेट होती है। फिर आती है इसके प्रिविलेंस। देखिए जो कॉमन इन एडल्ट, जो एडल्ट एज होती है उसके अंदर क्या होता है? कॉमन होती है, ठीक है। और जो मतलब कि 40 to 60 ईयर्स की जो एज है इसके अंदर मेल और जो वुमन है उसके अंदर दोनों में इक्वली पाया जाता है। ओके। फैमिली हिस्ट्री, 50% ऑफ द पेशेंट्स हैव ए पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। देखिए जो हाइपर सीक्रेशन और माल एब्जॉर्प्शन
या हाइपो एब्जॉर्प्शन की जो कंडीशन है ना, इसकी फैमिली हिस्ट्री से देखा गया है कि इसके अंदर है ना, मतलब कि 50% चांसेस उन चाइल्ड्स के अंदर है जिनके पेरेंट्स के अंदर ये कंडीशन जनरेट होती है। ओके। डेफिसिट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, जो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो डेफिसिट वो बिगड़ जाती है, इसकी वजह से भी होता है। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी ध्यान से समझना आप, ठीक है। कभी भी पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं अपन तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, पहले जो भी इटियोलॉजिकल कारण होता है ना पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, हाइपर सीक्रेशन हो गया, हाइपोसीक्रेशन हो गया, ठीक है, तो उनको लिखेंगे। देन उसका जो भी प्रोसेस रहेगा उसको स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एंडोलिम्फेटिक डक्ट, मतलब कि जो डक्ट है जो फ्लूइड को बाहर निकालती है, तो उसके अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। सेकंड है हाइपर सीक्रेशन और या हाइपोसीक्रेशन या माल एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो, ठीक है। हाइपो एब्जॉर्प्शन या माल एब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड, या इन दोनों कारण की वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ एंडोलिम्फ, अब इसके अंदर क्या होगा, जो इनर ईयर है उसके अंदर क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट में क्या होगा, अक्यूमुलेशन होने लग जाएगा एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड का, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, डिस्टेंसेस ऑफ द मेम्ब्रेन लैब्रिंथ एंड एंडोलिम्फेटिक सैक्स, जो एंडोलिम्फेटिक सैक है और जो वहाँ की मेम्ब्रेन्स है उन पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। भाई फ्लूइड अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, ठीक है, ये होगा। फिर इंक्रीज इन प्रेशर्स एंड द रप्चर ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, रप्चर हो जाएगी। भाई ये कोई चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर वाटर भरेगा, कोई भी वाटर भरेगा तो ये क्या प्रेशर क्या लगाएगा, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, ठीक है। जब बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है कोई चीज़, ठीक है, यहाँ की जो भी मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, रप्चर हो जाएगी। रप्चर होगी तो फट जाएगी, ठीक है, रप्चर होकर बाहर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर एंड द रप्चर ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, लॉस ऑफ ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर फंक्शंस। वेस्टिबुलर फंक्शंस का मतलब होता है कि जो बैलेंस डिसऑर्डर उसको अंदर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑडिटरी फंक्शंस, जो सुनने की जो उसकी कैपेसिटी थी वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ओके। जिससे क्या होगा, जो हमारा जो पेशेंट है उसको वर्टिगो हो जाएगा, टिनाइटस हो जाएगा और हियरिंग लॉस हो जाएगा। मैं ये आगे बताऊंगा, जब क्लिनिकल फीचर्स बताऊंगा उनके अंदर देखना है वर्टिगो क्या होता है, टिनाइटस क्या होता है, हियरिंग लॉस क्या होता है, ओके। आई होप ये आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। देखिए क्लिनिकल फीचर्स से ये ट्राइड है ना, इसको आप ध्यान में रखना, ये बना के आना आप एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो ये जो ट्रायंगल है ना ये बना के आना, ठीक है। इसमें एक जगह आपको वर्टिगो लिखना है। वर्टिगो मतलब जो हमारा जो पेशेंट है मीनियस डिजीज़ का, उसको क्या होगा, चक्कर आएंगे, ठीक है, वर्टिगो रहेगा उसके अंदर। और टिनाइटस, टिनाइटस का मतलब होता है उसके कान बजना, रिंगिंग साउंड, ठीक है, रिंगिंग साउंड सुनाई देगी उसको। तीसरा है उसको हियरिंग लॉस, मतलब कि उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये आप है ना ट्रायंगल ऐप बना के आना, इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा आपका, ठीक है। वैसे लिख के तो आप ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये हो गया ट्राइड ऑफ द मीनियस डिजीज, वर्टिगो हो गया, टिनाइटस हो गया, हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है। इसके साथ ये ट्रायंगल बना के आना, एक तो कॉपी भर जाएगी, आपका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है ना वो भी अच्छा दिखेगा, ओके। फिर होता है नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ये तो हम हर एक डिजीज़ में लिख देते हैं, तो आप इसमें भी लिखना है, ठीक है, होता है इसके अंदर। और इसके वार्निंग साइन क्या है, हेडेक होना, ठीक है, उसको जो हमारा जो पेशेंट है उसको फुलनेस फील होना, एक प्रेशर जैसा फुलनेस होता है ना वो फील होना, ठीक है। और बिहेवियरल चेंजेस क्या होगा, इरिटेशन होगा, उसको डिप्रेशन आएगा और विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, ओके। अब देखते हैं इसके टाइप्स। यहाँ टाइप्स के नाम दिए गए हैं, आपको नाम ही याद रखना है ओनली फॉर इस डिजीज़ के अंदर, ठीक है। एक तो होता है कॉक्लियर और एक होता है वेस्टिबुलर, ओके। फिर आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, देखिए कभी भी किसी का भी डायग्नोसिस करते हैं हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे हिस्ट्री कलेक्शन रखते हैं, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन से हमें पता लगता है कि डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है, मतलब किस रेट से हो रहा है, कब कब हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, उससे कलेक्ट करेंगे, ओके। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो उसका एग्जामिनेशन करना है। फिर आता है ऑडियोग्राम करना है। ऑडियोग्राम में क्या करेंगे हम, आइडेंटिफाई द टाइप्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हियरिंग लॉस, मतलब कि जो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका टाइप कौन सा है, ये इसका आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। फिर इसके सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं अपन, ओके। फिर ऑटोस्कोपी कर सकते हैं, क्या क्या कर लिया आपने, ये कर लिया, ठीक है। ऑटोस्कोपी कर सकते हैं, ऑटोस्कोपी का मतलब होता है
ईयर को देखना, ठीक है। फिर आता है रिनिन एंड वेबर टेस्ट, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। फिर आता है ऑडियोमेट्रिक एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑडियोमेट्रिक एग्जामिनेशन का मतलब कि ईयर टेस्ट किया जाता है, हियरिंग टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर क्या देखा जाता है कि ये आपको कितना सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है, ये होता है। इसके बाद देखते हैं इसका मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का गोल क्या रहता है, देखिए जो हमारी क्लिनिकल फीचर्स थे, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स थे, उनका क्लिनिकल फीचर्स क्या थे, उनके बेसिस पे हम गोल बनाए, जैसे कि वर्टिगो, टिनाइटस हो गया, हीरिंग लॉस हो गया। तो वर्टिगो मतलब कि आप वर्टिगो को कम करना है, टिनाइटस को कम करना है, हीरिंग लॉस हो रहा है तो उसको क्या करना है, स्टॉप करना है, ओके। तो ये गोल हमारा ये रहेगा, टू कंट्रोल वर्टिगो, जो वर्टिगो हो रहा है उसको बार बार चक्कर आ रहा है, उनको क्या करना है, कम करना है। प्रिवेंट फ्रॉम हियरिंग लॉस, मतलब कि जो हियरिंग लॉस हो रहा है उससे क्या करना है अपन को, हमारे जो पेशेंट है उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। स्टेबिलाइज द टिनाइटस, जो टिनाइटस की कंडीशन जनरेट हो रही है, मतलब कि उसको जो बल्जिंग, वो क्या बोलते हैं, बल्जिंग नहीं, उसको रिंगिंग साउंड जो सुनाई दे रहे हैं उनको क्या करना है, कम करना है अपन को। फिर आता है इसका नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, लो सोडियम डाइट देंगे अपन, ठीक है, मतलब कि सॉल्ट्स वगैरह थोड़ा क्या देना है, कम देना है उसको। और अवॉइडेंस करेंगे कि जो भी जैसे कि निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, इनका क्या करना है, यूज कम करवाना है, क्योंकि जब इनका यूज करते हैं ना तो पेशेंट को जो हम मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं ना, तो उनका क्या होता है, जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, मतलब कि उनका इफेक्ट लो हो जाता है, मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं करेगी जो कितनी भी मेडिसिन दे लो उसको। फिर आता है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखिए जो फार्मेकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, वेस्टिबुलर सप्रेसेंट देंगे उसको, ठीक है, वेस्टिबुलर सप्रेसेंट देंगे उसको। फिर उसको डाययूरेटिक्स देंगे। देखिए कभी भी कोई भी फ्लूइड्स वगैरह कहीं भी बॉडी में अगर कलेक्ट हो गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए डाययूरेटिक्स देते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि बॉडी के अंदर कोई भी पफीनेस हो जाए ना कभी भी, तो उसके अंदर डॉक्टर्स हमेशा है ना डाययूरेटिक्स प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। उसके अंदर वो कुछ भी यूज कर सकता है, मैनिटोल हो गया, लेसिक्स हो गया, और इसके अंदर अभी हमने हाइड्रोक्लोर थायाजाइड का यूज किया है, ठीक है। अब वेसोडाइलेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। वेसोडाइलेटर्स का यूज करेंगे तो जो वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देंगे, ठीक है, जो वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो प्रेशर है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वेसोडाइलेटर्स का यूज कर लेंगे, इसके अंदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज करेंगे, एंटी इमेटिक ड्रग्स का यूज कर लेंगे अगर उसको वॉमिटिंग आ रही है तो, ठीक है। फिर होती है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब इन्फ्लामेशन हो रखी है बॉडी के अंदर तो उसको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, जैसे कि स्टीरॉइड्स देंगे। क्या देंगे, स्टीरॉइड्स उसको प्रोवाइड करवाएंगे। अब आता है इसका फार्मेकोलॉजिकल के बाद में आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। देखिए जो सर्जिकल मैनेजमेंट है इसको ध्यान से देख के जाना, क्योंकि कई बार है ना क्वेश्चंस के अंदर यही पूछा जाता है कि इसका मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट बताइए। तो मेडिकल मैनेजमेंट तो अपन कर देते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट थोड़ा स्पेसिफिक होता है तो उसको थोड़ा ध्यान से देख के जाया करो और याद रखना स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो सर्जिकल मैनेजमेंट है इसके अंदर फर्स्ट करके लैब्रेक्टोमी करेंगे, सेकंड एंडोलिम्फेटिक डिकम्प्रेशन करेंगे, थर्ड है ऑटोटॉक्सिक एब्लेशन थेरेपी करेंगे, ठीक है। जो लैब्रेक्टोमी होता है इसमें क्या करता है, जो भी वर्टिगो की जो कंडीशन जनरेट हो रही है तो उसको क्या करना है, ट्रीट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ट्रीट करने के लिए इसके अंदर टेम्पोरल बोन पर वर्क करेंगे अपन। सेकंड है एंडोलिम्फेटिक डिकम्प्रेशन। इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो रहा था तो उसको क्या करना है, कंट्रोल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तीसरा है ऑटोटॉक्सिक एब्लेशन थेरेपी। ऑटोटॉक्सिक एब्लेशन थेरेपी में क्या करेंगे, इसके अंदर कोई इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो इंसर्ट करेंगे इनर ईयर के अंदर, ओके। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए मैंने आपसे बोला था कि मैं एक अलग से क्लास लूँगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आपको नर्सिंग मैनेजमेंट एक अच्छे वे में लिखना होगा, ठीक है। अभी ये नॉर्मल है, ठीक है, तो आप इसको एक बार लिख लेना नोट्स के अंदर, ताकि क्योंकि ये थोड़ा क्या स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक बोले तो डिजीज़ से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगा कॉमन, ठीक है, जो आप हर एक डिजीज़ के अंदर लगा सकते हो, ठीक है। बस उस डिजीज़ के रिगार्डिंग आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी है तो आपको पता रहेगा कि इस डिजीज़ में हो क्या रहा है, तो उसके बेसिस पे आप है ना नर्सिंग मैनेजमेंट लिखोगे, ठीक है, ओके। इसमें दिया हुआ है असेसमेंट, लेकिन कभी भी देखना कोई भी नर्सिंग मैनेजमेंट करता है तो उसके अंदर पहला असेसमेंट रहता है, उसके वाइटल साइंस लेना हो गया, ठीक है। सेकेंड उसको अगर कुछ भी जो भी क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं ना, साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको क्या करना है, ट्रीट करना है। जैसे कि उसको वर्टिगो हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वर्टिगो चक्कर आ रहा है तो क्या कराएंगे, उसको बेड रेस्ट करवाएंगे, ठीक है। सेडेशन दे देंगे उसको, वॉमिटिंग आ रही है तो एंटी इमेटिक ड्रग्स दे देंगे, ठीक है। एनकरेज पेशेंट टू लाई डाउन ड्यूरिंग द अटैक
इन सैप द पैलेस, मतलब कि अगर उसको कोई अटैक वगैरह आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम उसको सैप पैलेस उसको प्रोवाइड करवाएंगे। एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड फूड दैट कॉज एलर्जी, अगर उसको कोई फूड एलर्जी कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि आप इसको अवॉइड कीजिए। ओके, जैसे इसको अल्कोहल से एलर्जी हो रही तो उसको बोलेंगे कि आप अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। किसी भी प्रकार से कोई भी फूड हो सकता है, ठीक है, उससे भी एलर्जी हो सकती है तो उसको बोलेंगे कि आप इसको अवॉइड करें। मेंटेन द प्रिस्क्राइब लो सॉल्ट डाइट, जैसे कि मैंने बताया था कि अपन को है ना सॉल्ट डाइट को क्या करना है, लो सॉल्ट डाइट उसको प्रोवाइड करनी है। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हर एक डिजीज़ के स्पेसिफिक होता है, ठीक है, कुछ कॉमन भी होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने एनसीपी बताई थी, एनसीपी के अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस बताया था कि कैसे अपन को डाटा कलेक्शन करना है, ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा, उनके बेसिस पे हम क्या कराएंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है। पहला है इम्पेयर्ड कंफर्ट रिलेटेड, मतलब कि कंफर्टेबल जोन से वो अनकंफर्टेबल जोन में आ गया, ठीक है, किस वजह से है, लॉस ऑफ ऑडिटरी फंक्शन, उसका क्या होता है, जो सुनने की जो कैपेसिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई। और वेस्टिबुलर फंक्शन बोले तो उसको जो चलने फिरने की जो कंडीशन थी ना, ठीक है, वो बोले कि चल फिर नहीं सकता, उसका जो बैलेंस वाला जो सिस्टम है ना वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। इम्पेयर्ड ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शंस रिलेटेड टू अल्टर्ड स्टेट ऑफ द ईयर, मतलब कि जो हमारा ईयर था उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। जैसे कि उसके अंदर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होने लग गया तो जो कंडक्शन होना चाहिए था, ठीक है, मतलब कि जो इम्पल्स का कंडक्शन होना चाहिए था वो कंडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आता है रिस्क फॉर डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब कि डेफिसिट, देखिए रिस्क फॉर डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू क्यों होगी, मतलब कि फ्लूइड का आउटपुट ज़्यादा हो रहा है और इनटेक अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ओके। फिर आता है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू द इम्पेयर्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसका संतुलन बन नहीं पा रहा है, ठीक है, संतुलन, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। अब वो चल फिर नहीं सकता, देखिए वो चल फिर नहीं सकता तो उसका संतुलन बनेगा नहीं, चलने की कोशिश करेगा वो गिर जाएगा तो उसको क्या हो सकता है, ट्रॉमा की कंडीशन जनरेट हो सकती है, रिस्क ऑफ इंजरी हो सकता है, ओके। एंजाइटी रिलेटेड टू चेंजेस हेल्थ स्टेटस, अब देखिए उसको एंजाइटी क्यों होगी, कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लूइड इम्बैलेंस का हो गया, ठीक है, रिस्क ऑफ इंजरी हो गया और एंजाइटी हो गया, तो ये आप हर एक डिजीज़ के नर्सिंग डायग्नोसिस में अप्लाई कर सकते हो, ओके। फिर आता है कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर क्या हो सकता है, पार्शियली या टोटल लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब कांस्टेंट टिनाइटस का मतलब कि उसको कंटिन्यू रिंग साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है। तीसरा है परमानेंट बैलेंस डिसेबिलिटी, मतलब कि वो कभी चल फिर नहीं सकता, ओके, उसका बैलेंस बनेगा ही नहीं, कभी चलने की कोशिश ही नहीं कर पाएगा वो। फियर होगा उसको, फोबिया हो जाएगा कि मैं चलूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, ओके। डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसके अंदर, बॉडी के अंदर। डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि जो उसकी, देखिए यार अभी कोई पर्सन है ना उसको बाहर जॉब करने के लिए जाना होता है, अब वो जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसकी जो लाइफ है उसको जॉब करने के लिए बाहर जाना था तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा उसके साथ, उसकी नौकरी चली जाएगी, नौकरी जाने से उसका घर खर्चा नहीं चल पाएगा तो उसकी क्या होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट है ट्रॉमा फ्रॉम फॉलिंग, मतलब कि वो गिर जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, उसको रिस्क ऑफ इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आता है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।